वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि भारत की इसमें क्या स्थिति है। इसके अलावा साउथ एशियन कंट्रीज, ब्रिक्स कंट्रीज की क्या स्थिति है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आखिरकार किस तरह से फ्रेम किया जाता है, और इसके अलावा यह भी देखेंगे कि आखिरकार इसकी की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है। जैसे इसमें एक नया इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका नाम है प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड HDI। तो इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि आखिरकार इसकी थीम क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 की मुख्य थीम है द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। तो आखिरकार एंथ्रोपोसीन क्या है, इसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो एंथ्रोपोसीन एक ऐसा प्रपोज्ड जियोलॉजिकल ईपॉक है जिसकी शुरुआत तब से होती है जब से मानवीय गतिविधियों के कारण हमारा पर्यावरण, हमारी पारिस्थितिकी और हमारा भूगर्भ पूरी तरह से प्रभावित होने लगा। तो यह एक तरह से भूगर्भीय काल है, एक प्रस्तावित भूगर्भीय काल है। अभी इसको औपचारिक रूप से भूगोलवेत्ताओं ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है, लेकिन यह प्रचलन में आ चुका है। तो इसकी मुख्य थीम देख ली हमने, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। अब हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कवर देख लीजिए, द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन नाम से यह रिपोर्ट है। और सबसे पहले हमें यह बताना चाहते हैं आपको कि जब ये इंट्रोड्यूस की गई थी, जब ये रिपोर्ट लॉन्च की जा रही थी, तो उस समय पर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट या प्रीफेस एक तरह से डिक्लेयर किया गया था। तो उसमें कहा गया था, व्हाट अ लॉन्ग डार्क ईयर दिस हैज बीन, ए टिनी वायरस हैज हम्बल्ड द ह्यूमन रेस थ्रेटनिंग टू रिवर्स डिकेड्स ऑफ डेवलपमेंट। एक तरह से रिवर्स डिकेड्स ऑफ डेवलपमेंट की तरफ हमें धकेलने का प्रयास कर रहा है टिनी वायरस, और इसे अपने आप में खतरे के रूप में बताया गया। तो एक तरह से लॉन्ग डार्क ईयर इसको बताया गया है। और यह भी इसमें कहा गया है कि ह्यूमैनिटी ने एक तरह से अपने विरुद्ध ही युद्ध की घोषणा कर दी है, युद्ध छेड़ दिया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि कोविड-19, क्लाइमेट चेंज और इनइक्वालिटी, कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और असमता या विषमता, यह तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये तीनों अपने आप से पृथक पृथक रूप में नहीं देखे जा सकते हैं। तो एक तरह से यह प्रीफेस, एक तरह से यह इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट डिक्लेयर किया गया था, और इसको मैंने आपको समरी में बता दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं महत्वपूर्ण चीज़ों की तरफ। तो अगर हम बात करें इसकी कि आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट जो HDR थी, प्रथम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, वह 1990 में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने इसको कंट्रीब्यूट किया था, इसको लॉन्च किया था सबसे पहले। और ह्यूमन डेवलपमेंट को परिभाषित किया गया था कि मानव की क्षमताएं बढ़ाना चाहिए, मानव की क्षमताओं को बढ़ाने के रूप में, और इसके मानव विकास के लिए पर्याप्त परिस्थितियां क्रिएट करने के लिए इसको परिभाषित किया गया था। इसमें कहा गया था कि मानव क्षमताओं को अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होना चाहिए। दूसरा, नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी चीज़ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की गई। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये डायरेक्टली एनहांसिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी। इनके कारण क्या होता है कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज को डायरेक्टली बढ़ाया जा सकता है। ह्यूमन कैपेबिलिटी को बढ़ाने में इनका सीधा सीधा सा योगदान होता है। और इसके अलावा दूसरी बात कही गई कि मानव विकास के लिए आवश्यक है कि परिस्थितियाँ क्रिएट की जाएँ, और इसमें देखा जाए कि पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी लाइफ कितना है, अर्थात राजनीतिक और सामुदायिक भागीदारी कितनी है, वह देखी जाए। इसके अलावा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसके अलावा ह्यूमन सिक्योरिटी एंड राइट्स और जेंडर इक्वलिटी, अर्थात पुरुष और महिला के बीच में कितनी क्षमता है, कितने उनको अधिकार बराबरी में मिले हुए हैं, कितनी उनके बीच में अगर अंतर है तो उसको भी देखा जाए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की डायमेंशंस को हमने इस तरह से देखा, अर्थात उसकी मानव की क्षमताएं बढ़ाई जाए और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त वातावरण, पर्याप्त परिस्थितियाँ क्रिएट की जाए। तो इस रूप में हम इसको देखते हैं मानव विकास को। तो मानव विकास अपने आप में काफ़ी व्यापक अवधारणा होती है, और यह कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं होती है, केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं होती है, बल्कि मानवीय जो आवश्यकता है, मानवीय क्षमताओं के सृजन और
एक तरह से कैपेबिलिटी को बढ़ाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चॉइस, विकल्प होने चाहिए, तभी व्यक्ति का एम्पावरमेंट हो सकेगा। इसलिए मानव विकास को न केवल विकल्प क्रिएट करने के लिए बल्कि सशक्तिकरण के लिए आवश्यक माना गया है। तो देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 को हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च की है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी इसे रिलीज करता है हर साल, और इसमें भारत का स्थान 131 रैंक है इस बार 189 कंट्रीज में। और इसमें भारत का जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 0.645 है। इंडेक्स वैल्यू कितनी है? 0.645। कितने में थे? 1 में थे, 1 में थे, इसकी 0.645 वैल्यू है। और भारत की स्थिति जो 2019 में थी वह 129 रैंक थी। इस बार कितनी रैंक गिर गई? इस बार 2 रैंक गिर गई है और कितनी हो गई है? 131 रैंक हो गई है इस बार। तो भारत की एक तरह से इसमें स्थिति पिछड़ी है। अब हम बात कर लेते हैं अन्य देशों की। तो अन्य देशों की अगर बात करें तो इसमें भी हम देखें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें अपने आप में 3 बेसिक डायमेंशंस मेजर की जाती हैं जो मानव विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती हैं। सबसे पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन और तीसरा यह लिविंग स्टैंडर्ड्स। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को देखा जाता है और उसके बाद तब मेजरमेंट किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड 3 जो डायमेंशंस हैं उसको हमने अभी देखा कि 3 इसकी डायमेंशंस होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, इसके भी सब पार्ट होते हैं। हेल्थ को देखने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा एट बर्थ, जन्म के समय पर जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, उसको आधार बनाया जाता है। तो एक तो हो गई जीवन प्रत्याशा। इसके अलावा और हम बात करें आगे तो इसकी एजुकेशन को कैसे देखा जाता है? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अर्थात स्कूल जाने का एक सामान्यतः कितना स्तर है, कितने साल तक एक स्कूलिंग होती है। तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखी जाती है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, आखिरकार कब तक की स्कूलिंग की संभावना है, इसको भी देखा जाता है। और इसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड को देखने के लिए ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा देखी जाती है। तो इस तरह से मानव विकास को आंकलन के लिए हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड इसका आंकलन किया जाता है। और इसके सब पार्ट के रूप में, हेल्थ के सब पार्ट के रूप में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखी जाती है। एजुकेशन के लिए मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसके अलावा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और इसके अलावा ये सारे तत्व देखे जाते हैं। और लिविंग स्टैंडर्ड को समझने के लिए ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा को देखा जाता है। तो इतना हमने एक ब्रीफली इसकी भूमिका देख ली। अब हम आते हैं मुख्य रिपोर्ट पर, मुख्य भाग पर आते हैं इसके। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हमने देख लिया कि इसके की पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारे पार्ट होते हैं। इसके की इंडिकेटर्स हमने देख लिए, उसी को मैंने दूसरे डायग्राम में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वह एक तरह से समरी होता है। लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस देखी जाती है 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की। कौन कौन सी? ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू नॉलेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो मैंने अभी हाल ही में आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, की फाइंडिंग्स इसमें आखिरकार कौन कौन सी हैं, इसमें इस रिपोर्ट में क्या क्या पाया गया है। तो सबसे पहले इसमें बताना चाहूँगा कि नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप 3 पोजीशंस गेन की हैं। इसके अलावा 4th, 5th एंड 6th जो पोजीशन गेन की है वो है हांगकांग, आइसलैंड और जर्मनी ने क्रमशः प्राप्त की है। और चाइना की अगर इसमें रैंक देखें तो 85th पोजीशन है और पाकिस्तान की रैंक इसमें 154th रैंक है। ओके दोस्तों, टॉप 10 कंट्रीज देख लेते हैं समरी में। नॉर्वे का स्थान 2020 में पहला है, आयरलैंड का दूसरा, स्विट्जरलैंड का भी दूसरा स्थान है। दूसरे स्थान पर आयरलैंड और स्विट्जरलैंड संयुक्त रूप से हैं। इसके अलावा चौथा स्थान हांगकांग का, तीसरा स्थान इसलिए नहीं क्योंकि स्विट्जरलैंड को दूसरी ही रैंक मिल गई, तो हांगकांग और आइसलैंड को 4th रैंक, जर्मनी को 6, स्वीडन को 7, ऑस्ट्रेलिया को 8th और नीदरलैंड को भी 8th रैंक है और डेनमार्क को 10 है। इसके अलावा HDR रैंक 2019 की भी बात करें तो नॉर्वे का स्थान सेम रहा है, आयरलैंड के स्थान में सुधार हुआ है। आयरलैंड की जो रैंक 2019 की रिपोर्ट में जो 3 थी वह रैंक अब 2002 रह गई है। आयरलैंड की रैंक कौन सी है? दूसरी रैंक है। 2019 में यह रैंक थी तीसरी, तो इसकी रैंक में एक तरह से सुधार हुआ है।
स्विट्जरलैंड का वही स्थान रहा है। तो स्विट्जरलैंड की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, हालांकि पिछली बार की तुलना में अगर देखें तो कांस्टेंट ही रही है इसकी स्थिति, समझ रहे। तो इस तरह से 2019 के कंपैरिजन में 2020 की ये सारे आंकड़े भी मैंने आपको दे दिए हैं संक्षेप में। अब अगर हम बात करें साउथ एशियन कंट्रीज़ की, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में आपको बताइए सार्क के 8 देश आ जाते हैं और इसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान इनका मुख्य रूप से स्थान है। तो भारत की अगर रैंकिंग की बात करें HDR 2020 में, तो HDR 2020 में भारत की रैंकिंग 131 है, जो पिछली बार 129 थी। अर्थात भारत की स्थिति अब जो है 2 स्थान नीचे गिर गई है। पहले कितनी रैंक थी? 129 थी, अब कितनी हो गई है? 131 रैंक हो गई है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की रैंक 154 हो गई है। उसकी पाकिस्तान की भी स्थिति जो है 2 रैंक गिरी है। पिछली बार रैंक थी 152, इस बार हो गई है 154। तो 152 के कंपैरिजन में 2 ज़्यादा होते हैं, लेकिन सोचिए कि जो 189 कंट्रीज़ की अगर तुलना में देखें तो 189 कंट्रीज़ में एक तरह से नीचे की तरफ खिसक गया है पाकिस्तान भी और इंडिया भी। तो ये स्थिति सुधार नहीं है, बल्कि स्थिति में खराब स्थिति हुई है। नेपाल का स्थान अगर देखें तो नेपाल का जो स्थान 147 था पिछली बार, वह इस बार 142 हो गई है। इट मीन्स नेपाल की स्थिति में सुधार हुआ है। भूटान की भी स्थिति में इवन सुधार हुआ है, 129 रैंक है, पिछली बार 134 थी। और बांग्लादेश की स्थिति देखें तो बांग्लादेश की भी स्थिति में सुधार हुआ है। और इसके अलावा हम देखें तो श्रीलंका की स्थिति में 1 अंक की गिरावट हुई है। मालदीव को देखें तो मालदीव की स्थिति में सुधार हुआ है। और अगर देखें अफगानिस्तान की भी स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है, 1 रैंक का सुधार हुआ है। तो कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान की स्थिति में गिरावट हुई है और इसके अलावा अन्य देशों की स्थिति में सुधार हमें दिखाई देता है। अन्य सब देशों का स्तर सुधरा है। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति में गिरावट हुई है। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति में गिरावट हुई है। तो इस तरह से हमने साउथ एशियन कंट्रीज़ को भी समझ लिया कि साउथ एशियन कंट्रीज आखिरकार मुख्य रूप से जो 8 देश हैं, तो ये 8 देशों में भारत की स्थिति क्या है और अन्य देशों की स्थिति क्या है। तो हमने क्या देखा? भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति में गिरावट हुई है पिछली बार की तुलना में, और अन्य देशों की स्थिति में सुधार हुआ है। ये हमने यहाँ से सामान्य कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है। ओके दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार ब्रिक्स कंट्रीज की क्या स्थिति है। ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन से आ जाते हैं? B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स अपने आप में एक संगठन है और आपको पता होगा 2009 में एक्टनबर्ग में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। तो ब्रिक्स की स्थापना हालांकि पहले हो चुकी थी, ब्रिक टर्म के रूप में साउथ अफ्रीका बाद में जोड़ा गया था। तो इसमें ब्राज़ील की स्थिति अगर देखें तो 84th है, पिछली बार ये रैंक थी 79th। तो ब्राज़ील की स्थिति में भी एक तरह से गिरावट देखी गई है। और पिछली बार जो 2019 में इसकी रैंक थी 79 और इस बार ये रैंक हो गई है 84th। रसिया के बारे में बात करें तो रसिया की ये रैंक 49 थी और इस बार हो गई है 52। तो रसिया की रैंकिंग में भी गिरावट हुई है। भारत की रैंक 129 थी पिछली बार, इस बार 131 रैंक है। भारत की स्थिति में भी गिरावट हुई है, लेकिन चाइना अपने आप में कांस्टेंट रहा है। 85 पिछली बार भी रैंक थी और इस बार 85 है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की स्थिति में भी 1 रैंक की गिरावट हुई है। तो इस तरह से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की हमने स्थिति देख ली। ब्रिक्स कंट्रीज के, ब्रिक्स संगठन के रूप में हमने इनकी ये स्थिति समझ ली। तो इस तरह से रैंकिंग हमने देखी। तो रैंकिंग क्या इंडिकेट करती है? रैंकिंग ये इंडिकेट करती है कि किसी देश की स्थिति में सुधार हुआ है या गिरावट हुई है। अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट को एक तरह से ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी होती है, दूसरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी होती है, तीसरी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट और चौथी लो ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी रहती है। तो इस स्थिति में हम देख लेते हैं कि आखिरकार कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से देश आते हैं। अगर हम बात करें एशियन इकोनॉमीज की तो सिंगापुर का जो रैंक है, सिंगापुर की रैंक 11th है, सऊदी अरेबिया की 40, मलेशिया की रैंक 62 है और इनको रखा गया है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में। इनको रखा गया है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा गया। किस किस को? सिंगापुर रैंक कितनी है? 11, सऊदी अरेबिया 40 रैंक, मलेशिया की रैंक 62 और इनको रखा गया है कौन से में? वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में रखा गया है। सोचिए मलेशिया के लिए अभी ताड़ का तेल हमने खरीदना
जो है बंद कर दिया था, तो मलेशिया की हालत अपने आप में ख़राब हो गई थी, समझ रहे हैं। और वो मलेशिया कौन सी रैंक में है, इनकी रैंक है 62, समझ रहे हैं। तो सिंगापुर, सऊदी अरेबिया और मलेशिया को इनको रखा गया है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, इसकी रैंक में रखा गया है। कंट्रीज लाइक श्रीलंका, श्रीलंका की रैंक कितनी है 72, थाईलैंड की रैंक है 79, चाइना की रैंक 85 और इंडोनेशिया की रैंक, चाइना और इंडोनेशिया की रैंक दोनों की है। इस तरह से हमने देख ली। और इसके अलावा फिलीपींस की जो रैंक है 107 है, वियतनाम की 117 है रैंक है, इनको रखा गया है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में, इनको रखा गया है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो इस तरह से हमने कुछ कैटेगरी देख ली, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, और इसके अलावा जो है हमने और सारी कैटेगरीज भी इसकी देख ली। ओके दोस्तों, तो हमने ये सारे कंट्रीज को भी समझ लिया। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट की तरफ, और भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं, और इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें हमने और भी चीज़ें जो बताई हैं, नई चीज़ें क्या क्या इंट्रोड्यूस हुई है, नया इंडेक्स लॉन्च हुआ है, तो उसको भी समझना है अभी, तो इसलिए देखते रहिएगा पूरा वीडियो। और अगर हम देखें तो इसमें इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया, केन्या और पाकिस्तान, इनको मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में रखा गया है। तो भारत की स्थिति कितनी कैसी है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत की स्थिति है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की भारत की स्थिति है। और भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया, केन्या, पाकिस्तान, ये सब जो है रखे गए हैं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में, और इनकी रैंक सबकी 120 से लेके 156 के बीच में है 189 कंट्रीज में। 189 कंट्रीज में इनकी इस रैंक में है, 120 से लेके 156 देशों के बीच में इनकी स्थिति ये सब है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम थोड़ा सा चीज़ों में देख लेते हैं, बढ़ लेते हैं आगे कि आखिरकार according to the report, the life expectancy at birth in India was 68.8, maternal mortality ratio was at 174। MMR जो maternal mortality ratio था वह 174 था, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 68.8 थी। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो को अगर डिफाइन करें तो डेथ पर 100,000 लिव बर्थ, तो इसको देखा जाता है 1 लाख की जो जन्म हो रहे हैं, तो उनके आधार पर कि आखिरकार कितनी मृत्यु होती है उसको हम देखते हैं। और इसके अंतर्गत अब हम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पार्लियामेंट में वुमेन की जो सीट है वो 11.6% तक रही 2017 में। ओके, ये भारत की स्थिति के बारे में बात करी। और रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत ने 3.8% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पर खर्च किया। 2012 से 17 के बीच में एजुकेशन पर कितना जीडीपी का परसेंट खर्च किया, वह 3.8%, जो कि अपने आप में काफ़ी कम है। और लिटरेसी रेट जो इंडिया की है वह काफ़ी कम है, 74% ही है। इट वॉज मच लोअर एज कम्पेयर टू द अदर G20 कंट्रीज। अगर G20 कंट्रीज के कंपेरिजन में देखें तो भारत की स्थिति काफ़ी लिटरेसी रेट में काफ़ी ख़राब है G20 कंट्रीज के कंपेरिजन में। तो इस तरह से G20 कंट्रीज के कंपेरिजन में भारत की स्थिति लिटरेसी की रेट में काफ़ी ख़राब है। हालांकि कुछ राज्य अच्छा परफॉर्म करते हैं, केरला वगैरह में आप देखेंगे लगभग 100% लिटरेसी रेट देखने को मिल सकती है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की बात करें तो प्री प्राइमरी स्कूलिंग वॉज 13%, इट वॉज 75 फॉर सेकेंडरी स्कूलिंग एंड 27% फॉर टर्सरी स्कूलिंग। अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें, देन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन द कैटेगरी ऑफ फीमेल्स वॉज 27.2%। फीमेल्स की कैटेगरी में कितना लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है 27.2%, एंड इन द कैटेगरी ऑफ मेल वॉज 78.8%। तो मेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में अच्छा है 79%, लगभग है 78.8%, और महिलाओं का मात्र 27.2% है। तो इतना काफ़ी अंतर है इसमें। एक तरह से जेंडर इनइक्वलिटी हो गई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं हाउसवाइफ हैं, घर का काम करती हैं, और उनको घर की एक्टिविटी तक ही काफ़ी सीमित रखा जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी देखी जाती है। ओके दोस्तों, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में काफ़ी डिफरेंस देखा जाता है, और यह डिफरेंस अपने आप में 51.6% का ये डिफरेंस है, जो कि अपने आप में बहुत हाई है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात की, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाओं का मात्र 27.2% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और पुरुषों का इसमें 78.8% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो यह अपने आप में काफ़ी
अंतर दिखाई देता है। अब हम बात करें इंडिया की ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करें तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा यह गिर गई 2019 में, यह रहेगी $6,681, $6,681, जो कि 2018 में कितनी थी, $6,829 थी। PPP बेसिस पर, परचेजिंग पावर पैरिटी, इट मीन्स कि हम अपने देश में कितना खरीद सकते हैं उसी मुद्रा से, उसी पैसे की चीज़ उसे कितना खरीद सकते हैं और अमेरिका में कितना खर्च कर सकते हैं। जैसे $1 या 73 रुपीज़ में भारत में कितनी प्रोडक्ट खरीदे जा सकते हैं, क्या चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, और अमेरिका में कितनी खरीदी जा सकती हैं, और अन्य देशों में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया 1990 से 2019 के बीच में इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ थी वह 11.8 ईयर्स बढ़ी है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यह 3.5 ईयर्स बढ़े हैं, और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यह 4.5 ईयर्स बढ़े हैं। इंडिया की GNI पर कैपिटा इंक्रीज बाय अबाउट 273.9% बिटवीन 1990 एंड 2019। तो भारत की GNI पर कैपिटा यह भी इंक्रीज हुई है, और यह 273.9% तक इंक्रीज हुई है 1990 से 2019 के बीच में, 1990 से 2019 के बीच में। अगर हम इसमें बात करें तो सोलर कैपेसिटी की इसमें काफ़ी प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि सोलर कैपेसिटी इंडिया की काफ़ी इंक्रीज हुई है, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी काम किया है, और जो सोलर कैपेसिटी यह इंक्रीज हुई है 2.6 गीगावाट से, जो 2014 में, मार्च 2014 में 2.6 गीगावाट थी, वह बढ़कर 30 गीगावाट हो गई। कब? जुलाई 2019 में। इसने अपना 20 गीगावाट्स का जो टारगेट था वह अपना पहले ही प्राप्त कर लिया है इसने। तो 2019 में इंडिया की जो रैंक है, इंडिया रैंक्ड 5th फॉर इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में भारत की स्थिति या भारत की रैंकिंग जो है वह 5th रही है। अब हम बात करते हैं प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। यह इंडेक्स इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसे प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या PHDI कहते हैं। यह अपने आप में अभी एक्सपेरिमेंटल इंडेक्स है, अभी कोई ये ऐसा कोई वो नहीं है कि परमानेंट हो गया हो, या हालांकि यह अपने आप में एक्सपेरिमेंटल इंडेक्स है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये की जाती है कि इट एडजस्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर प्लेनेटरी प्रेशर्स इन द एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन में प्लेनेटरी प्रेशर को देखा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट के संदर्भ में, दोनों की देखा जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है। इट एडजस्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर प्लेनेटरी प्रेशर्स इन द एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया, एक जियोलॉजिकल इपोक या भूगर्भ काल है जिसे देखा जाता है जब से हमने मानवीय गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण पर, हमारी पारिस्थितिकी पर, हमारे भूगर्भ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है। पर्यावरण प्रदूषण, ग्रीन एमिशन जैसी घटनाएं, इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो PHDI में एक तरह से डिस्काउंट करता है HDI फॉर प्रेशर ऑन द प्लानेट। हमारे जो ग्रह पर दबाव पड़ रहा है उसको यह कंसीडर करता है PHDI, जिससे कि इंटर जनरेशनल इनइक्वलिटी, क्या ध्यान दीजिए यहाँ पर, इंटर जनरेशनल इनइक्वलिटी को फोकस किया जा सके और इसकी चिंताओं को स्पष्ट किया जा सके। और यह एक तरह से इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI की तरह ही है, इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI एडजस्टमेंट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें इंट्रा जनरेशनल इनइक्वलिटी को देखा जाता है, इंट्रा जनरेशनल इनइक्वलिटी को देखा जाता है। किसमें? इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI में। इधर इंट्रा जनरेशनल इनइक्वलिटी है और उधर कंसीडर कर रहे हैं इंटर जनरेशनल इनइक्वलिटी, किसमें? PHDI में, प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इट इज कंपाउंडेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द HDI एंड 1 माइनस इंडेक्स ऑफ प्लेनेटरी प्रेशर्स। जैसे भारत का जो इंडेक्स वैल्यू है 2019 में 0.645 है, तो अगर हमको PHDI निकालनी है तो एक में से हम घटा देंगे, जितना भी आएगा उसको हम क्या मानेंगे? PHDI, प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। वेयर 1 माइनस इंडेक्स ऑफ प्लेनेटरी प्रेशर्स कैन बी सीन एज एडजस्टमेंट फैक्टर। इसको क्या देखा जाता है? एडजस्टमेंट फैक्टर के रूप में इसको देखा जाता है। तो PHDI अपने आप में एक नया इनोवेशन है, नई शुरुआत है, और नया एक तरह से प्रपोजल है, एक्सपेरिमेंटल एक तरह से इंडेक्स अभी इसे कहा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसको हर बार मेजरमेंट किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि इसको परमानेंटली बना ही दिया जाए।
तो एक तरह से यह अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं इसमें PIDI में। PIDI इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एडजस्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर पर्सन पर कितना CO2 का एमिशन होता है, तो उसको देखा जाएगा प्रोडक्शन बेस्ड एंड मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा टू अकाउंट फॉर द एक्सेसिव ह्यूमन प्रेशर ऑन द प्लेनेट। ह्यूमन प्रेशर ऑन द प्लेनेट को देखा जाता है, एक्सेसिव ह्यूमन प्रेशर को। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें इसमें कंसीडर की जाती है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह अपने आप में एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक इंसेंटिव की तरह से कार्य करेगा। और इसमें जो एक तरह से आइडियल सिनेरियो एक डेवलप होगा, वेयर देयर आर नो प्रेशर्स ऑन द प्लानेट द PIDI इक्वल्स द HDI। जब हमारे ग्रह पर कोई दबाव नहीं होगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा, कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा, तो ऐसे में PIDI HDI के बराबर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एक में से घटाते हैं। जब हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, कोई ग्रह पर प्रभाव नहीं होगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो एक तरह से उसमें क्या होगा, PIDI इक्वल टू HDI हो जाएगा। PIDI और HDI दोनों बराबर हो जाएंगे। हाउएवर एज प्रेशर्स इंक्रीज द PIDI फॉल्स बिलो द HDI। In this sense, the PIDI measures the level of human development when planetary pressures are considered। तो एक तरह से PIDI के कारण प्लेनेट पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, उसको समझते हैं। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल।